अमेरिका का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अमेरिका ये नहीं खरीद रहा है। अगर यह खेल सच में वही है जो दिख रहा है तो अमेरिका अपने 40 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के कर्ज और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने के लिए पूरे दुनिया की करेंसी मार्केट में उतर चुका है। 31 जुलाई 2026 को अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की एक तस्वीर सामने आती है। तस्वीर में कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कोई सीक्रेट इंटेलिजेंसी रिपोर्ट नहीं थी, बस एक छोटा सा नोट था। उस पर क्या लिखा था? टू डू बाई जैपनीज येन JPY 5 to 7 बिलियन डॉलर। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका येन क्यों खरीद रहा था। सवाल इससे कहीं बड़ा है। आखिर अमेरिका को येन को बचाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर अपनी करेंसी स्ट्रेटजी को बचाने के लिए जापान के येन में उतरी है तो अगला असर किस पर पड़ेगा? वॉल स्ट्रीट, टोक्यो या फिर मुंबई? आखिर ये सिर्फ डॉलर या येन की कहानी नहीं है, यह कहानी है डेप्थ की, बॉन्ड मार्केट की, कैरी ट्रेड की और उस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की जिसमें एक देश की करेंसी में हलचल दूसरे देश के स्टॉक मार्केट तक पहुंच सकती है। और आज हम इसी पूरे खेल को बिना किसी फाइनेंशियल जार्गोन के चीरकर समझेंगे। सबसे पहले उस नोट को समझिए। रॉयटर्स की तस्वीर में बेसेंट की नोटबुक पर साफ लिखा दिखाई दिया, बाई जैपनीज येन 5 to 10 बिलियन डॉलर। उस समय ट्रेजर ने इस तस्वीर पर तत्काल कोई विस्तृत पुष्टि नहीं की थी, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। आपको पता है, अमेरिका और जापान ने येन को सपोर्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन किया। रॉयटर्स के अनुसार यह करीब 3 दशकों में इस तरह का पहला बड़ा कोऑर्डिनेटेड US जापान इंटरवेंशन था। यानी जो बात पहले सिर्फ एक लीक्ड नोट जैसी दिखाई दे रही थी, वह वास्तविक पॉलिसी एक्शन से जुड़ चुकी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। 5 से 10 बिलियन डॉलर का इंटरवेंशन अपने आप में फॉरेक्स मार्केट को हमेशा के लिए बदल देने वाला पैसा नहीं है। तो फिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों करेंसी मार्केट सिर्फ पैसे से नहीं चलता, यह एक्सपेक्टेशन से भी चलता है। अगर ट्रेडर्स को लगे कि अमेरिकी ट्रेजरी और जापानी अथॉरिटीज येन को नीचे नहीं जाने देंगे तो येन के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन लेना ज़्यादा रिस्की हो जाता है। यही है मार्केट साइकोलॉजी, और यही वह पॉइंट है जिसे समझे बिना आप इस पूरे खेल को समझ ही नहीं सकते। अब जापान को देखिए, येन लंबे समय से दबाव में रहा है। एक तरफ अमेरिकी की कंपैरेटिवली ऊंची इंटरेस्ट रेट्स और दूसरी तरफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी के बीच बड़ा अंतर रहा है। इससे एक स्ट्रेटजी बेहद पॉपुलर हुई, येन कैरी ट्रेड। इसे बहुत आसान भाषा में अगर समझें तो मान लीजिए कि आपको जापान में बहुत कम इंटरेस्ट पर येन में पैसा मिलता है। आप उस येन को डॉलर में बदलते हैं, फिर उस पैसे को अमेरिका, भारत या किसी दूसरे मार्केट में कॉर्पोरेटिवली ज़्यादा रिटर्न वाले एसेट में लगा देते हैं। अगर करेंसी स्टेबल रही तो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आपका प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन खेल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? करेंसी। अगर येन अचानक मजबूत हो गया तो जिस इन्वेस्टर ने येन उधार लिया था उसे वही येन वापस खरीदना पड़ेगा, और अगर येन महंगा हो गया तो उसकी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ सकती है।
इसलिए येन एप्रिसिएशन सिर्फ जापान की समस्या नहीं है, यह ग्लोबल लेवरेज्ड पोजीशन की समस्या बन सकती है। और यही वजह है कि 2024 में भी येन कैरी ट्रेड अनविंडिंग ने ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटिलिटी पैदा की थी। भारत में भी एनालिस्ट्स ने इसके संभावित असर पर चर्चा की थी। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पे। अमेरिका को जापान की इतनी चिंता ही क्यों हो रही है? क्या वो इतना बड़ा दलियादिली हो गया है कि वो अपना बिना फायदा देखे किसी और का साथ दे? नहीं, क्योंकि जापान सिर्फ कोई समान ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। जापान अमेरिका के ट्रेजरी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा फॉरेन होल्डर्स में से एक है। उसकी होल्डिंग करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बताई गई है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर येन बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जापान पर डोमेस्टिक फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है और टोक्यो को अपने करेंसी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर फॉरेन एसेट बेचने पड़े, तो उनमें यूएस ट्रेजरी भी आ सकते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा होल्डर यूएस ट्रेजरी बेचता है तो बॉन्ड प्राइस पर प्रेशर पड़ सकता है। बॉन्ड प्राइस नीचे जाएंगे तो एल्ड्स ऊपर जा सकती है और अमेरिका सरकार के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है। यानी मामला सिर्फ जापान का येन बचाओ तक सीमित ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न भी हो सकता है। रॉयटर्स की एनालिसिस ने भी इसी रिस्क को हाईलाइट किया कि येन वीकनेस जापान को उसकी अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग के संदर्भ में कठिन चॉइस के सामने ला सकती है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वाशिंगटन को एक साथ कई चीजें मैनेज करनी है। डॉलर को, इन्फ्लेशन को, ट्रेजरी एल्ड को, गवर्नमेंट बोरोइंग को और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को। यही है अमेरिका का फाइनेंशियल बैलेंसिंग एक्ट। अगर अमेरिका चाहता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग वापस आए, इसके लिए उसकी एक्सपोर्ट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहनी चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका का डॉलर बहुत कमजोर होता है तो इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो सकते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर डॉलर बहुत मजबूत रहता है तो अमेरिकन एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली महंगे पड़ सकते हैं और इसके ऊपर बैठा है अमेरिका का विशाल गवर्नमेंट डेप्थ। यानी वाशिंगटन के सामने आसान विकल्प नहीं है। आप एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग को रिव्यू करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना चाहते हैं और तीसरी तरफ अपने मैसिव डेब्ट को मैनेजेबल कॉस्ट पर फाइनेंस करना चाहते हैं। तीनों ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ परफेक्टली अचीव करना आसान नहीं है और इसलिए करेंसी पॉलिसी अब सिर्फ करेंसी पॉलिसी नहीं रही है, यह इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बन चुकी है। यूएस स्ट्रेटजी ने भी 2026 में करेंसी वोलेटिलिटी और फॉरेन एक्सचेंज प्रैक्टिसेस को लेकर अपनी पॉलिसी पोजीशन को काफ़ी अग्रेसिवली आर्टिकुलेट किया। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझिए, यह एन इंटरवेंशन को अमेरिका डॉलर को जानबूझकर क्रैश कर रहा है कहना गलत होगा। अमेरिका ने खुद येन इंटरवेंशन का रेटेंशनल बॉर्डर, एशियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिसऑर्डरली करेंसी मूवमेंट के रिस्क से जोड़ा है। इसलिए असली एनालिसिस यह है, अमेरिका येन को सपोर्ट कर रहा है लेकिन उसके पीछे सिर्फ जापान की मदद नहीं, अमेरिका की अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत को इससे क्या मिलेगा
और क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले येन कैरी ट्रेड, अगर येन मजबूत होता है और जापानी रेट्स भी ऊपर जाते हैं तो चीप येन बोरिंग की अट्रैक्टिवनेस कम हो सकती है। इन्वेस्टर्स अपनी लेवरेज्ड पोजीशन अनवाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ फॉरेन कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से निकल सकता है। और आपको पता ही है कि अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए थे योगी जी, उस पर भी असर पड़ सकता है। और इंडिया भी वोलेटिलिटी से अछूता नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी करेक्शन है। यह कहना कि येन मजबूत होते इंडिया स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, गलत है। इंडिया का मार्केट सिर्फ येन कैरेट रेट पर निर्भर नहीं है। इंडियन रूपी पर डॉलर, क्रूड ऑयल, कैपिटल फ्लोज और डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे फैक्टर का कहीं ज़्यादा डायरेक्ट प्रभाव होता है। 2026 की एक मनी कंट्रोल एनालिसिस ने भी यही पॉइंट रखा कि येन की मूवमेंट का आईएनआर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट सीमित हो सकता है। तो असली खतरा क्या है? सडन ग्लोबल रिस्क ऑफ, अगर कैरी ट्रेड तेजी से अनवाइंड होता है, अगर इन्वेस्टर्स लेवरेज कम करते हैं, अगर ग्लोबल बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो इमर्जिंग मार्केट एसेट पर प्रेशर आ सकता है। और इंडिया में इसका असर स्टॉक्स, बॉन्ड और करेंसी वोलेटिलिटी के रूप में दिखाई दे सकता है। और दूसरा असर, इंडिया कंपनी जिनके पास येन डोमिनेटेड लोन्स है, येन मजबूत हुआ तो उनकी रिपेमेंट कॉस्ट बढ़ सकती है। इसका उदाहरण इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर बोरोवर्स में देखा जा सकता है। यानी येन सिर्फ टोक्यो की कहानी नहीं है, येन की कीमत भारत की कुछ कंपनियों की बैलेंस शीट तक पहुंच सकती है। अब आते हैं असेस्ट पर, जिसे भारतीय परिवार हजारों सालों से जानते हैं, गोल्ड। लेकिन यहाँ भी यूट्यूब वाले शॉर्टकट से बचिए। यहाँ कहना गलत होगा कि अमेरिका येन खरीद रहा है इसलिए गोल्ड ऊपर जाएगा। मार्केट्स इतने सिंपल नहीं हैं। लेकिन जब ग्लोबल इन्वेस्टर को करेंसी रिस्क, डेब्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क और जियोपॉलिटिकली अनसर्टेनिटी एक साथ दिखाई देती है तो हार्ड एसेट की इम्पोर्टेंस बढ़ सकती है। और गोल्ड की खासियत क्या है? किसी सेंट्रल बैंक को उसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई सरकार रातों रात उसकी सप्लाई को अनलिमिटेड नहीं कर सकती है। इसलिए मॉनेटरी अनसर्टेनिटी के समय गोल्ड को अक्सर स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखा जाता है। लेकिन बिटकॉइन, कमोडिटीज और लैंड को गोल्ड के साथ एक ही कैटेगरी में डालना भी ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। हर एसेट का अपना रिस्क प्रोफाइल है और सबसे महत्वपूर्ण, गोल्ड कोई मैजिक सेल्ट नहीं है। प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। इसलिए वीडियो का मकसद आपको कोई इन्वेस्टमेंट टिप देना नहीं है। मकसद सिर्फ यह समझाना है कि ग्लोबल करेंसी पॉलिसी का असर आपकी अपनी इकोनॉमी तक किस रास्ते से पहुंच सकता है। अब पूरी कहानी को अगर एक फ्रेम में देखें तो अमेरिका येन को सपोर्ट करता है, जापान अपनी करेंसी प्रेशर को मैनेज करता है, इन्वेस्टर्स कैरी ट्रेड को रीथिंक करते हैं, यूएस ट्रेजरी मार्केट ग्लोबल कैपिटल का सेंटर बना रहता है और बाकी दुनिया वह इन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंस को ऑब्जर्व करती है। यही मॉडर्न फाइनेंशियल पावर है। ये आज युद्ध हमेशा मिसाइल से नहीं लड़ा जाता है, कभी कभी इंटरेस्ट रेट्स हथियार होते हैं, बॉन्ड अम्यूनिशन होते हैं, करेंसी बैटलफील्ड्स होती हैं और कैपिटल सबसे तेज मिसाइल। इसीलिए आने वाले वर्षों में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन सिर्फ टेरिटरी और मिलिट्री अलायंस की नहीं होगी। कंपटीशन होगी किसके पास रिजर्व करेंसी है,
किसके पास सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, किसके पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, किसके पास एनर्जी है, और सबसे महत्वपूर्ण होगा किसके पास ग्लोबल कैपिटल फ्लो को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है। अब इस पूरी कहानी से अगर भारत को सबसे बड़ी सीख क्या लेनी चाहिए? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। भारत को किसी एक करेंसी, किसी एक मार्केट और किसी एक एक्सटर्नल फंडिंग सोर्स पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। हमारे पास बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे पास विशाल फॉरेक्स रिजर्व है, हमारे पास ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस है और हमारे पास दुनिया की सबसे युवा पॉपुलेशन में से एक है। लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ स्लोगन से नहीं आती है भाई। इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स, डीप मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस, स्टेबल फिजिकल पॉलिसी और सबसे महत्वपूर्ण अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा। क्योंकि अगर ये न्यूयॉर्क में लिया गया कोई पॉलिसी डिसीजन मुंबई के इन्वेस्टर तक पहुंच सकता है, तो हमें यह समझना होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी देश पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। तो अगली बार जब कोई हेडलाइन आए अमेरिका बॉट येन, तो सिर्फ करेंसी चार्ट मत देखिए, पीछे देखिए ट्रेजरी मार्केट, जापान के रिजर्व कैरी ट्रेड, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कैपिटल फ्लो और अमेरिका का डेप्थ। क्योंकि करेंसी मार्केट में कभी कभी जो दिखाई देता है वह असली कहानी का सिर्फ पहला ही पन्ना होता है। और इस बार सवाल सिर्फ यह नहीं है कि येन कहाँ जाएगा, सवाल यह है क्या अमेरिका अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकता है, या कर रहा है। यह दुनिया को एक ऐसे नए करेंसी एरा के लिए तैयार कर रहा है जिसमें डॉलर की पावर को खुद वाशिंगटन को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर यह ट्रांजिशन शुरू होता है तो भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या हम सिर्फ इस ग्लोबल फाइनेंशियल गेम के स्पेक्टर रहेंगे या अपनी इकोनॉमी और स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी के दम पर खुद एक मेजर प्लेयर बनेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस देश की करेंसी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कैपिटल किसी दूसरे के डिसीजन पर अत्यधिक निर्भर हो जाए, उसकी स्ट्रेटेजिक फ्रीडम भी सीमित हो जाती है। और भारत को यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपका क्या मानना है? येन इंटरवेंशन सिर्फ जापान को बचाने का मदद है या अमेरिका अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी रक्षा कर रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। संकल्प भारत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।